हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर हम जो है चार ऐसे सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो कि जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है। मार्केट के अंदर हमें जो है कभी भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स और स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स को स्टडी करना चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग मतलब मैं टेक्निकली स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो कोई भी सेक्टर हो गया या कोई भी स्टॉक हो गया जिसका आरएस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है एज कम्पेयर टू आप कोई भी बेंचमार्क पकड़ लो, जैसे कि निफ्टी 50 या निफ्टी 500 या निफ्टी स्मॉल कैप। तो ये जो है ना आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी स्क्रीन करने में हेल्प करता है, क्योंकि यूजुअली अगर आप देखोगे तो कौन से स्टॉक्स के अंदर जो है वॉल्यूम इंक्रीज होगा, कौन से स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टर जो है ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए इन्वेस्ट करने के लिए, उन स्टॉक्स के अंदर जिसके अंदर जो है हमें स्ट्रॉन्ग बिजनेस मोमेंटम देखने मिल रहा है, हमें स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स की ग्रोथ देखने मिल रही है। तो इसलिए हमें जो है स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को स्टडी करना चाहिए। और अभी एज ऑफ नाउ अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो चार सेक्टर बनकर आ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्टर बनकर आ रहे हैं, क्योंकि इन चारों सेक्टर्स के अंदर जो है ना जो भी कंपनीज है उनका जो आरएस है ना वो बहुत ज़्यादा है। और इसके साथ साथ इन चारों सेक्टर्स के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें कहीं ना कहीं जो है कैटलिस्ट प्ले करते हुए दिखने मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें अर्निंग्स मोमेंटम भी जो है इस सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहा है। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि एज इन्वेस्टर जो है आपको इन सेक्टर्स के स्टॉक्स जो है ज़रूर स्टडी करने चाहिए, ताकि आप जो है मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढ पाओ। But again, a standard disclaimer: none of this video and none of the stocks discussed in this video are any buy or sell recommendation. This video is only for educational purpose. तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो पहला सेक्टर है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, वो है डिफेंस सेक्टर। अब डिफेंस सेक्टर के अंदर भी मैं वो वाले डिफेंस सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि आप देखोगे तो जो कंपनीज आपके लैंड डिफेंस के अंदर आती है, वाटर डिफेंस के अंदर आती है। मैं बात कर रहा हूँ एरोस्पेस डिफेंस सेक्टर की। अब एरोस्पेस डिफेंस सेक्टर के अंदर जो है टेलविंड्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर के आउटलुक जो है वो जो है हमें चेंज होता हुआ देखने मिल रहा है। पहले के टाइम पे अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से वॉर्स लड़े जाते थे, और अभी का टाइम अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से वॉर्स लड़े जा रहे हैं बॉस, उसके अंदर जो है ना जमीन आसमान का डिफरेंस है। क्योंकि पहले के टाइम क्या यूज किया जाता था, पहले के टाइम आपके टैंक्स यूज किए जाते थे, आपको जो है बहुत बड़ी आर्मी लगती थी वॉर्स लड़ने के लिए। लेकिन एट दिस प्रेजेंट टाइम अगर आपको वॉर्स लड़ने हैं ना बॉस, तो आपको क्या चीज की जरूरत है पता है? आपको जो है ड्रोन्स की जरूरत है, आपको मिसाइल्स की जरूरत है, आपको रेडार्स की जरूरत है। तो यहाँ पे जो कंपनी आपके मॉडर्न डिफेंस के अंदर काम कर रही है ना, वहां पे जो है ना हमें ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिल रही है। और इसके साथ साथ ये जो भी कंपनीज है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स रिपोर्ट कर रही है। तो मॉडर्न डिफेंस की अगर मैं बात करूं तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये एक कंपनी है जिसे अभी रिसेंटली जो है क्यूआरएसएम का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। अब क्यूआरएसएम जो है आपकी शॉर्ट रेडार वाली जो है मिसाइल्स होती है, शॉर्ट रेडियस के लिए, एरिया के लिए अगर आप देखोगे तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी जो है ना एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है, इन्हें बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले हुए हैं। इसके साथ साथ कंपनी की ऑर्डर बुक अगर आप देखोगे तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है। कंपनी के अंदर जो है हमें ग्रोथ रेट्स भी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिल रही है। और इसके साथ-साथ मैनेजमेंट ये बता रहा है कि इतने बड़े बेस पे भी जो है ये लोग 15 टू 20% के आसपास जो है आराम से ग्रो कर सकते हैं। तो ये भी जो है एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना आपका ओईएम है, मैन्युफैक्चरर है। अब ये क्या करता है, इन्हें जब डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, तो ये जो मिसाइल के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, रडार के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, इन्हें जो भी डिफेंस एरोस्पेस डिफेंस के अंदर जो स्पेंडिंग हो रही है गवर्नमेंट की, उसके लिए इन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। तो ये क्या करते हैं, इनके पास जो है ना टी2 टियर 3 सप्लायर्स होते हैं। तो ये उन सप्लायर्स को जो है ना ऑर्डर पास कर दे। तो जब बीईएल को आपका ऑर्डर मिलता है तब आपके टी2 टी3 सप्लायर्स भी जो है बेनिफिट करते हैं। तो वहां पे आप देखोगे तो अपोलो माइक्रो सिस्टम करके कंपनी है। अपोलो माइक्रो सिस्टम के अंदर भी जो है ना जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है आपकी वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ-साथ अपोलो माइक्रो सिस्टम की जो वैल्यूएशन है ना वो मुझे कोई सेंस नहीं बनाती है। मतलब थोड़ी एक्सपेंसिव लगती है मुझे वैल्यूएशन, और मेरे तो अंडरस्टैंडिंग के बाहर है ये चीज़। हालाँकि किसी और को समझ आती होगी तो मुझे पता नहीं। बट अगर हम फॉरवर्ड बेसिस पे भी एएमएस को वैल्यू करें तो यार 168 का पी है। फॉरवर्ड बेसिस पे भी मैं अगर इसके ग्रोथ लेकर सब कुछ लेकर वैल्यू करूँ तो इसका जो फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग्स है ना वो भी 80-85 एक्स के आसपास बनकर आता है। तो मतलब मुझे पर्सनली ये चीज़ एक्सपेंसिव लगती है। अब आपका एएमएस जो है ना ये भी आपके वो वाले सेगमेंट्स के अंदर काम करता है। एरोस्पेस डिवीजन वाले जो सेगमेंट हो गए, मिसाइल वाला सेगमेंट हो गया या फिर रडार वाला सेगमेंट हो गया, ये सारे सेगमेंट्स के अंदर एएमएस काम कर रहा है। अब एएमएस को भी जो है ना ऑर्डर्स अच्छे खासे मिल रहे हैं। तो अभी-अभी जो है इन्हें 113 करोड़ के आसपास का जो है रिसेंटली एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला हुआ है। अब जो भी कंपनी एरोस्पेस के अंदर काम कर रही है ना उन्हें ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहे हैं। अब यही जो है डिफेंस सेक्टर की कंपनीज़ के लिए जो है ना एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट बनकर आता है।
कैटलिस्ट क्या है कि डिफेंस कंपनी के लिए जो है ना ऑर्डर बुक ग्रोथ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी ऑर्डर बुक स्ट्रांग होगी तो ये जो है आपके रेवेन्यू के बारे में जो है हमें फर्दर विजिबिलिटी दिखाएगा और आपके मार्जिन्स किस तरीके से प्ले आउट हो गए हमें उसके बारे में आइडिया लगता है। अब इसके साथ-साथ इन्होंने जो है रिसेंटली प्रेफ़रेंस राउंड क्लोज़ करा था और इनकी जो है क्रेडिट रेटिंग भी अपग्रेड की गई है कुछ टाइम पहले। अब इन्होंने जो है एक एक्सप्लोसिव नाम की कंपनी है, वहाँ पे जो है इन्होंने एक्विज़िशन करा है उस कंपनी का, जिसे जो है ये लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसके वजह से हमें एएमएस के अंदर जो है ना 100% के आसपास की जो है टॉप लाइन ग्रोथ देखने मिल सकती है। और इसके साथ-साथ मैनेजमेंट जो है 40 टू 50% की सीएजीआर की ग्रोथ रेट का जो है गाइडेंस दे रहा है इन टॉप लाइन। अब इसके साथ-साथ अगेन मैं अगर बात करूँ तो ऑपरेटिंग लेवरेज जो है हमें एएमएस के अंदर देखने मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ बन जाती है। बट ये ऑपरेटिंग लेवरेज जो है ना हमें H2 के अंदर जो है रिड्यूस होता हुआ देखने मिलेगा। तो Q1 Q2 के नंबर जो है पैड ग्रोथ जो है कंपनी की अच्छी रहेगी, लेकिन H2 में वो जो है हमें रिड्यूस होता हुआ देखने मिलेगा। तो ये बन जाती है एएमएस की बात। फिर इसके साथ-साथ एरोस्पेस के अंदर एक और कंपनी है ज़ेन टेक्नोलॉजीज़। अब ज़ेन के अंदर एक दिक्कत है कि इनके पास जो है ना ऑर्डर्स नहीं आ रहे। अब ज़ेन वाला जो मैनेजमेंट है वो कई टाइम से बता रहा है कि ऑर्डर्स आएँगे। बट ऑर्डर जो है ना हमें आते हुए नहीं देखने मिल रहे। लेकिन ज़ेन का जो गाइडेंस है ना आपका एफवाई 26, 27 और 28 के लिए, वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ज़ेन का जो मैनेजमेंट है बॉस, वो क्या बता रहा है पता है? वो ये बता रहा है कि एफवाई 26 से एफवाई 28 तक कंपनी जो है अपनी टॉप लाइन 30 आई मीन 50% सीएजीआर के आसपास इंक्रीज़ करेगी। तो यहाँ पे आप देखते हो तो एज़ ऑफ नाउ ज़ेन के जो रेवेन्यूज़ है ना वो 974 करोड़ के आसपास की है और मैनेजमेंट एम कर रहा है कि ये लोग जो है ना 6000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू करेंगे एफवाई 28 तक। अब इस पे भी मैनेजमेंट ये बता रहा है कि इनका जो टॉप लाइन है ना वो मोर और लेस फ्लैट रहेगा अगर हम एफवाई 26 को देखें, क्योंकि अभी इन्हें जो है Q2 के अंदर ऑर्डर्स मिलेंगे। Q2 में इन्हें अगर ऑर्डर्स मिल भी गए तो उन ऑर्डर्स को जो है एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम लगता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपका जो है एफवाई 26 मोर और लेस जो है कंपनी के लिए जो है थोड़ा स्लो ही रहेगा। तो ये बनकर आती है ज़ेन की बात, लेकिन हमें एफवाई 27 और 28 के अंदर जो है ना ज़ेन के अंदर जो है ग्रोथ रेट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिल सकती है। तो ये एक जो है हमें इंटरेस्टिंग चीज़ प्ले आउट होते हुए देखने मिल सकती है। बट आपको ऑर्डर बुक इन्फ्लो जो है यहाँ पे देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ऑर्डर हमें इन्फ्लो होते हुए देखने मिलते हैं। अब Q2 के अंदर मैं एक ही चीज़ ट्रैक कर रहा हूँ कि क्या ये 800 करोड़ का ऑर्डर जो कि ये बार-बार बता रहे हैं वो इन्हें मिलता है या नहीं मिलता है? अब ये चीज़ मुझे देखनी है। अब इसके बाद इन्होंने जो है कुछ एक्विजिशंस भी करे हुए हैं, जैसे कि इन्होंने जो है अप्लाइड रिसर्च इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर करा हुआ है, वेक्टर टेक्निक्स को एक्वायर करा हुआ है, आपका टीसा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के अंदर जो है इन्होंने एक्वायर करा हुआ है और भैरव रोबोटिक्स को एक्वायर करा हुआ है। फिर ज़ेन के बाद अगर मैं बताऊँ तो ज़ेन में जो है मेरे को वैल्यूएशन थोड़ी डिसेंट लगती है। अब ज़ेन के बाद जो अगली कंपनी है जो कि आप स्टडी कर सकते हो स्पेस के अंदर वो है एमटार। अब एमटार टेक्नोलॉजीज़ की अगर मैं बात करूँ तो एमटार के अंदर क्या हो रहा है, ये लोग जो है आपके एरोस्पेस के अंदर काम करते हैं। इसके साथ-साथ ही आपके क्लीन एनर्जी सेगमेंट के अंदर भी काम कर रहे हैं। तो इसके वजह से कंपनी के अंदर हमें जो है ना बहुत ज़्यादा सॉलिड ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है और इसके साथ-साथ अगर आप एमटार के अंदर देखोगे तो हमें स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ देखने मिल रही है, जहाँ हमें मार्जिन्स बेटर होते हुए देखने मिलेंगे कंपनी के एबिटा मार्जिन्स और एक्सपेक्टेड है कि हमें 70-80% के आसपास की पैट ग्रोथ जो है देखने मिल जाए। बट वो आपको एज़ इन्वेस्टर जो है ट्रैक करनी पड़ेगी कि किस तरीके से जो है प्ले आउट होती है। अब इनकी ऑर्डर बुक अबाउट 80% एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक है, डोमेस्टिक 20% है और एमटार का स्टॉक अगर आप देखोगे चार्ट्स पे अगर आप जाकर देखोगे तो चार्ट्स पे भी स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसका ये बड़ा रीज़न बनकर आता है, एक नया ऑर्डर इन्हें मिला हुआ है जो कि जो है कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट बनकर आ सकता है। तो अभी इन्हें वो वाला भी ऑर्डर मिला हुआ है ब्लूम एनर्जी वाले सेगमेंट के लिए। तो इसलिए एमटार के अंदर भी जो है ना ग्रोथ रेट हमें अच्छी खासी देखने मिल सकती है, बट वैल्यूएशंस थोड़ी एक्सपेंसिव है यहाँ पे। तो ये आपका बन जाता है डिफेंस सेक्टर। अब डिफेंस सेक्टर के अलावा जो अगला सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर कौन-सा है, वो है आपका ऑटोमोटिव वाला सेक्टर, ऑटोमोबाइल वाला सेक्टर। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो है ना एक साइकिल होती है। पिछले कुछ टाइम जेन्युइनली मार्केट के अंदर सीखना है कि मार्केट बॉस प्रैक्टिकली जो है किस तरीके से चलता है और किस बेसिस पे जो है हम ये सारे डिसीजन ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको मास्टर क्लास के अंदर सिखाया हूँ। अब इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो ये मास्टर क्लास जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, जहाँ आपको 20 आवर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं। इसके साथ-साथ आपको जो है हमारे कम्युनिटी ग्रुप का एक्सेस भी मिलता है, जहाँ पे जो है आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो मिलते रहते हैं और ये कम्युनिटी ग्रुप का जो एक्सेस है, आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। फिर इसके साथ-साथ अगर मैं बात करूँ तो इस मास्टर क्लास के अंदर एज़ ऑफ नाउ जो है 400 प्लस पीपल जो है एनरोल कर चुके हैं और जितने भी रिव्यूज़ आए मास्टर क्लास के लिए मुझे सारे जो है पॉजिटिव रिव्यूज़ आए। इनफैक्ट एक भी नेगेटिव रिव्यू जो है मुझे मास्टर क्लास के लिए नहीं मिला है और मुझे डेली लोगों से मेल्स आ रहे हैं यार कि भाई हम आपके मास्टर क्लास से जो है हमें बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन हुआ है।
हमने जो है कंपनीज़ को ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया है। हम किसी-किसी को जो है इंटर्नशिप भी मिल गई है, किसी ने जो है अपना पूरा पोर्टफोलियो ही चेंज कर दिया। मतलब मास्टर क्लास के पहले का उनका पोर्टफोलियो अलग और मास्टर क्लास के बाद का जो उनका पोर्टफोलियो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। तो मास्टर क्लास का प्राइस जो है एज़ ऑफ नाउ 2999 है और मैं जल्दी जो है मास्टर क्लास का प्राइस 20% से इंक्रीज़ करने वाला हूँ। तो मैं इसका प्राइस जो है 2999 से 3499 करने वाला हूँ। तो अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया है मास्टर क्लास के लिए, तो जल्द से जल्द रजिस्टर कर देना क्योंकि इस मास्टर क्लास के अंदर आपको जो है 100x वैल्यू मिलती है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये 2999 वाला प्राइस जो है कुछ भी नहीं है, जो लेवल का नॉलेज जो है आपको मास्टर क्लास के अंदर मिलता है। इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप सीखोगे कि किस तरीके से आप जो है डिफरेंट सेक्टर्स को ट्रैक कर सकते हो। जैसे कि हर एक सेक्टर को ट्रैक करने का जो है डिफरेंट मेंटल मॉडल होता है। कैपिटल गुड सेक्टर के लिए अलग चीज़ें हमें ट्रैक करनी पड़ती है, ज्वेलरी रिटेल के लिए अलग ट्रैक करना पड़ता है। तो ऐसे हमने मास्टर क्लास के अंदर जो है ओवर 30 प्लस सेक्टर्स कवर करे हुए हैं। अब इस मास्टर क्लास को अटेंड करने के लिए आपको कोई भी बैकग्राउंड ज़रूरत नहीं है, किसी भी बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। आप फाइनेंस बैकग्राउंड से रहो या ना रहो, फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जो है ये 20 आवर्स का कंटेंट देखो, इसके बाद जो है आप कंपनीज़ ट्रैक करो और आपको इन प्रोसेस कोई भी डाउट आता है तो आप जो है मुझे एक्स पे रीच आउट कर सकते हो। आप मुझे एक्स पे डीएम कर सकते हो आपके सारे डाउट्स के लिए और मैं सारे डाउट्स जो है पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। तो आप जल्द से जल्द जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इसके साथ-साथ मैंने यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो की कंपनी से भी आपको बताया कि पिछले 1 साल के अंदर मैंने कौन-सी कंपनी जो है पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करी है और कहाँ पे जो है मैंने पोज़ीशन कट करा है ताकि आप जो है प्रैक्टिकली सीख सको कि पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करते हो और किसी भी कंपनी के अंदर हमें कम फंड्स ऐड करने या कट करने हैं। इसके साथ-साथ आपको वैल्यूएशंस भी सीखने मिलेगी कि आप किसी भी स्टॉक को जो है 10 मिनट के अंदर किस तरीके से वैल्यूएशन कर सकते हो। क्योंकि लोग जो है बेवकूफ़ हो जैसे दिन भर बैठकर वैल्यूएशन मॉडल्स बना रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ के अंदर देखा जाए तो प्रैक्टिकल है ही नहीं। तो इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सारी प्रैक्टिकल चीज़ें सीखने मिलेगी। आपको ये भी सीखने मिलेगा कि आप किस तरीके से जो है मेगा ट्रेंड्स को अर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जल्द से जल्द जो है एनरोल कर लेना। एक बार प्राइस इंक्रीज़ हो गया तो से अगर आप देखोगे तो आपका ऑटोमोटिव सेक्टर जो है ना, वहाँ पे जो है ना ये सेक्टर बिल्कुल अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा था। इस सेक्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो 2022 और 2023 के अंदर हमें ग्रोथ रेट स्ट्रॉन्ग देखने मिली। लेकिन फिर जब हम 2024 की बात करूँ तो हमें ग्रोथ रेट जो है ना इस सेक्टर के अंदर जो है कहीं न कहीं रिड्यूस होते हुए देखने मिली और आपकी जो कार्स होती है, जो कि सेल आउट होती है ना, उसके वॉल्यूम ग्रोथ के अंदर जो है हमें फॉल देखने मिला। और इसलिए अगर आप देखोगे तो गाड़ियाँ ही बॉस बिक नहीं रही थी। बट अभी जो है इस सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा कैटलिस्ट जो है हमें प्ले आउट होते हुए देखने मिल रहा है और इस सेक्टर के अंदर जो है ना 2 कैटलिस्ट है, जो कि हमें एज़ ऑफ नाउ जो है प्ले आउट होते हुए देखने मिल रहे हैं। तो एज़ इन्वेस्टर जो है हमें इन 2 कैटलिस्ट के ऊपर जो है ध्यान देना चाहिए। अब जो पहला कैटलिस्ट है वो है आपका जीएसटी कट। अब गवर्नमेंट ने क्या करा है? गवर्नमेंट ने जो है आपकी कार्स का जो है प्राइसेस कट करा हुआ है। जीएसटी रिड्यूस किया हुआ है गवर्नमेंट ने, तो इसके वजह से आपके कार के कंजम्पशन के अंदर जो है हमें इंक्रीज़ देखने मिलेगा। जब मैं मारुति सुजुकी जैसी कंपनीज़ की बात करूँ तो कार्स का जो जीएसटी था उसे रिड्यूस किया गया है, तो इससे क्या होता है कार्स की जो प्राइसेस है ना वो रिड्यूस होती है। और इसके साथ-साथ अभी अगर आप देखोगे तो हमें फेस्टिव सीज़न देखने मिल रहा है। तो यूजुअली दशहरा और नवरात्रि के टाइम पे लोग जो है सबसे ज़्यादा कार्स परचेज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगेन अगर मैं बात करूँ, तो कार्स के अंदर क्या हो रहा है कि हमें जो है वॉल्यूम ग्रोथ जो है बेटर देखने मिलेगी। इसके साथ-साथ इन कंपनीज़ ने जो है अपना अपडेट भी पोस्ट करा हुआ है Q2 का, तो Q2 के अंदर भी जो है हमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिली है। सबसे ज़्यादा जो कंपनी बेनिफिट करेगी ये जीएसटी कट की वजह से, वो है मारुति, क्योंकि मारुति का मैक्सिमम कार पोर्टफोलियो अबाउट 60-70% ऑफ कार पोर्टफोलियो जो है, ये आपके जीएसटी कट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। तो मारुति मारुति जो है ना, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी ये वाले जीएसटी कट की वजह से। तो आपके 2 कैटलिस्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर हमें प्ले आउट होते हुए देखने मिलते हैं। एक है फेस्टिव डिमांड, जिसकी वजह से आपकी कार्स की डिमांड जो है हमें इंक्रीज़ होते हुए देखने मिल रही है और दूसरा जो है जीएसटी कट। अब इसके साथ-साथ अगेन कार्स का जो एक्सपोर्ट डेटा अगर आप देखोगे, तो एक्सपोर्ट्स के अंदर भी जो है हमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिल रही है। अब जब हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का हम डिस्कशन नहीं कर रहे, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि जब आपका ऑटोमोटिव सेक्टर पूरा खराब कर परफॉर्म कर रहा था, तब M&M एक ऐसी कंपनी है बॉस जिसका परफॉर्मेंस जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। क्योंकि महिंद्रा की गाड़ियाँ जो है ना वो बिक रही थी, इनकी कार्स भी बहुत इंटरेस्टिंग आ रही थी। तो जब आपको ऑटोमोटिव सेक्टर समझना है ना, तब आपको ओईएम के क्या मॉडल्स आ रहे हैं ना वो ट्रैक करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर मॉडल्स अच्छे आएँगे ना तो गाड़ियाँ जो है बिकती ही रहेगी। तो जैसे कि महिंद्रा की जो है BE9 का मॉडल आ रहा था, BE6 का मॉडल आ रहा था। तो ये लोगों को बड़ा पसंद आ रहा था। तो महिंद्रा की जो कार्स है ना वो ऑल टाइम ओवर बुक्ड ही थी। थार रॉक्स के टाइम पे भी अगर आप देखोगे तो भयंकर डिमांड थी आपके महिंद्रा की कार्स के अंदर भी।
तो महिंद्रा जो है एक्सपेक्टेड है कि Q2 के अंदर जो है स्ट्रॉन्ग नंबर्स रिपोर्ट करे। इनका भी कुछ पोर्टफोलियो जो है जीएसटी कट को बेनिफिट करेगा। इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो कहीं न कहीं अगर हम आपके 1200 सीसी के ऊपर की कार्स की भी बात करें, तो वहाँ पे जो है हमें जीएसटी का कट का जो बेनिफिट है वो देखने मिलता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं देखने मिलता है। अब सेस जो है वो रिड्यूस करा गया है और उन कार्स पे जो है जो कि आपके 1200 सीसी के ऊपर है, तो वहाँ पे जो है 40% के आसपास का जो है जीएसटी लग रहा है। अब पहले सेस के साथ जो है 50% का लगता था। तो इसके वजह से आपकी कार्स के प्राइसेज़ जो है ना ऑल ओवर जितनी भी कार्स है वहाँ पे हमें रिड्यूस होते हुए देखने मिले। तो महिंद्रा का भी अपडेट आया, महिंद्रा का भी अपडेट जो है स्ट्रॉन्ग आया है। अगर आप देखोगे तो हमें यूटिलिटी व्हीकल्स के अंदर जो है 10% की ग्रोथ देखने मिली है। फिर इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर हमें 10% की ग्रोथ देखने मिली है। एंड अगेन इनका जो आपका रूरल फाइनेंसिंग मतलब आपका जो ट्रक्स वाला डिवीजन है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि आपकी रूरल इकोनॉमी जो है ना वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और सबसे बड़ा रीजन है आपका रूरल इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करने का, वो है स्ट्रॉन्ग मानसून्स। क्योंकि मानसून्स अगर स्ट्रॉन्ग होते तो आपके फार्मर्स की जो है स्पेंडिंग पावर बढ़ जाती है, तो वो लोग जाकर नए ट्रैक्टर्स परचेस करते हैं, नए ट्रक्स परचेस करते हैं। तो इसलिए रूरल वाला जो सेगमेंट है ना कंपनी का वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और अभी पीवी वाला भी परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ऑटोमेटिकली पहले भी परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अभी हमें जो है यहाँ पे जीएसटी कट की वजह से भी जो है डिमांड इंक्रीज होते हुए देखने मिल रही है। तो ये बन जाती है महिंद्रा की बात। अब ऑटोमोटिव सेक्टर अगर आप देख रहे हो तो आपको जो है ना ऑटो एंसिलरीज पे फोकस करना चाहिए। अब ऑटो एंसिलरीज मतलब क्या? ऑटो एंसिलरीज वो कंपनीज होती है जो कि इन ऑटोमोटिव कंपनीज के लिए जो है कंपोनेंट्स बनाती है। तो ऑटो एंक्स के अंदर लूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज अगर आप देखोगे तो ये कंपनी जो है बहुत टाइम से स्ट्रॉन्ग नंबर्स रिपोर्ट कर रही है। इसके साथ-साथ ऑटो एंक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें इन कंपनीज़ के जो मार्जिन्स है ना बॉस, वो जो है बेटर होते हुए देखने मिल रहे हैं। अब मार्जिन्स बेटर होते हुए देखने मिल रहे हैं, इसके साथ-साथ ऑटो एंक्स के अंदर जो सबसे बड़ा टेलविंड है ना, वो प्रीमियमाइज़ेशन का है। मतलब अगर आप देखोगे तो अभी की कार्स अगर आप देखोगे तो कार की जो लाइट है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। वहाँ पे जो है लोग प्रीमियम कंपोनेंट्स प्रेफ़र कर रहे हैं। कार्स के अंदर जो है एम्बिएंट लाइटिंग यूज़ की जा रही है एज़ ऑफ नाउ। कार्स के अंदर क्रोमियम का फिनिश अगर आप देखोगे, महिंद्रा की रीसेंट वाली नई कार्स देखोगे, तो देखो वो 30 लैक्स के रेंज में भी ना बहुत प्रीमियम कार्स बना रहे हैं। तो इसलिए आपका प्रीमियमाइज़ेशन जो है ना हमें कहीं न कहीं इंक्रीज़ होता हुआ देखने मिला है इन कार्स। और लोग जो है ना प्रीमियम एसयूवीज़ प्रेफ़र कर रहे हैं। तो जब लोग प्रीमियम कार्स प्रेफ़र करते हैं, प्रीमियमाइज़ेशन का ट्रेंड हमें प्ले आउट होते हुए देखने मिलता है, तो ये ऑटो एंसिलरीज़ वाली जो कंपनीज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर रही है। तो इसलिए इनकी जो किट वैल्यू पर कार है ना, वो भी जो है इंक्रीज़ होते जा रही है। और आपको एज़ इन्वेस्टर जो है ना, इन कंपनीज़ की किट वैल्यू पर कार जो है वो देखनी है। अब जितना ज़्यादा किट वैल्यू पर कार जो है इन कंपनीज़ का इंक्रीज़ होते जाएगा, उतने ज़्यादा इनके मार्जिन्स अगर आप देखोगे तो बेटर होते जाएँगे। और इसके साथ-साथ उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जो है, हमें इन कंपनीज़ के अंदर जो है देखने मिलेगी। तो इसलिए लूमैक्स के जो नंबर्स हैं ना, लूमैक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर्स रिपोर्ट कर रहा है। और लूमैक्स के अगर आप मैक्सिमम रेवेन्यूज़ देखोगे, तो हमें जो है अबाउट 51% ऑफ रेवेन्यूज़ जो है एम&एम से आते हुए देखने मिलते हैं। तो लूमैक्स के अबाउट 31% ऑफ रेवेन्यूज़ एम&एम से आ रहे हैं। बजाज से इनके कुछ 13% के आसपास रेवेन्यूज़ आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ऑटो एंक्स के अंदर एक और कॉमन फ्रेमवर्क है जो कि फॉलो करना है कि यार ऑटो एंक्स के अंदर आपके मॉडल्स के अंदर अगर आपके ओईएम्स के अंदर जो है ग्रोथ रेट है, तो आपका ऑटो एंक भी जो है अच्छा ही परफॉर्म करेगा। तो आपके इतने बड़े स्टिम्युलस की वजह से, इतने बड़े कैटलिस्ट की वजह से अगर आप देखोगे, तो लूमैक्स के यार तो ये लोग तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ काम कर रहे थे। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ काम कर रहे थे, तो इन्हें ऑर्डर्स जो है अच्छे खासे देखने मिल रहे थे। इसके साथ-साथ लूमैक्स जो है ना आपका लाइटिंग के अंदर काम करता है और ये लोग जो है आपके एडवांस प्लास्टिक्स के अंदर काम करते हैं। तो दोनों लूमैक्स ट्विन्स, एक आपका लूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज़ और दूसरा जो है लूमैक्स इंडस्ट्रीज़, दोनों भी जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दोनों के अंदर आरएस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दोनों के नंबर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। इनफैक्ट लूमैक्स का गाइडेंस भी है कि ये लोग 20% के आसपास ग्रो करने वाले, 20% का आरओई टारगेट कर रहे हैं और मार्जिन्स भी जो है हमें इनके बेटर होते हुए देखने मिलेंगे विद प्रीमियमाइज़ेशन। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लूमैक्स ट्विन्स दोनों, लूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज़ और लूमैक्स इंडस्ट्रीज़ दोनों को जो है स्टडी करो। अब लूमैक्स का जो है एक फुल फ्लेज प्लांट आ रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए, तो वो भी जो है लूमैक्स कर रहा है। तो ये बन जाती है लूमैक्स की बात। और इसके साथ-साथ मैनेजमेंट भी जो है ना कंपनी का वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। अब लूमैक्स इंडस्ट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये लोग जो है ना लाइटिंग के अंदर आते हैं। अब प्रीमियमाइज़ेशन हमें लाइटिंग के अंदर भी प्ले आउट होते हुए देखने मिल रहा है। अब पहले अगर आप देखोगे तो लोग जो है कन्वेंशनल लाइटिंग यूज़ करते थे कार्स के अंदर, बट अब जो है ना हमें एलईडी लाइटिंग की तरफ शिफ्ट देखने मिल रहा है। अब एलईडी लाइटिंग की तरफ अगर हमें शिफ्ट देखने मिल रहा है ना, तो एलईडी लाइटिंग जो है ना आपका एक मोर प्रीमियम प्रोडक्ट है। तो इसके वजह से इन कंपनीज़ के जो मार्जिन्स है ना वो भी हमें बेटर होते हुए देखने मिलता है। फिर लूमैक्स के बाद एक फीएम इंडस्ट्रीज़ नाम की कंपनी है जो कि अगेन आप एज़ इन्वेस्टर जो है इंडिविजुअली जाकर स्टडी कर सकते हो।
अब FIAM की मैं बात करूँ तो ये लोग जो है ना मोर और लेस आपके टू व्हीलर वाले कैटेगरी के अंदर है। अब टू व्हीलर वाले कैटेगरी के अंदर अगर आप देखोगे तो ऑटोमैटिकली आपका जो टू व्हीलर वाला सेगमेंट है ना, वो आपके रूरल इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो री रूरल इकोनॉमी अगर अच्छा करेगी तो आपका टू व्हीलर वाला सेगमेंट जो है ना वो भी अच्छा करेगा। तो FIAM के अंदर भी जो है ना ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मार्जिन जो है हमें कंपनी के बेटर होते हुए देखने मिल रहे हैं। इसके साथ-साथ डिमांड सिनेरियो भी जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। FIAM के अंदर अगर आप देखोगे तो इनके मैक्सिमम रेवेन्यूज़ अबाउट 43% ऑफ रेवेन्यू जो है हमें लाइटिंग से देखने मिलते हैं और ऑटोमोटिव लाइटिंग से जो है अबाउट इनके 79% ऑफ रेवेन्यू जो है हमें देखने मिलता है। तो ये बन जाती है FIAM की बात। FIAM के जो है ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अगर आप देखोगे तो ये लोग हार्ली डेविडसन के साथ भी काम करते हैं। ये लोग आपके रॉयल एनफील्ड के साथ भी काम करते हैं, सुजुकी के साथ भी काम करते हैं। तो ये सारे कुछ जो है आपके FIAM के प्रोडक्ट्स हैं। फिर इसके साथ-साथ एसजेएस के अंदर भी जो है हमें किट वैल्यू के अंदर जो है इंक्रीज़ देखने मिल रहा है। तो एसजेएस भी एक इंटरेस्टिंग कंपनी है जो कि आप स्टडी कर सकते हो। बट यहाँ पे ग्रोथ रेट जो है ना इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं दिख कर आती है। अब ऑटो आइंक्स के अंदर क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हर एक सेक्टर का फ्रेमवर्क जो है मैंने मास्टर क्लास के अंदर जो है बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस करा हुआ है। तो बॉस अगर आपने अभी तक मास्टर क्लास के अंदर एनरोल नहीं किया है ना, तो लिंक जो है मास्टर क्लास का नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जल्द से जल्द जो है मास्टर क्लास के लिए एनरोल कर दो क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यू मिलती है ना बॉस, आप जो है वो इमेजिन भी नहीं कर सकते और इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। और मार्केट के अंदर अगर आपको सीखने आना तो आपको जो है लोगों के एक्सपीरियंसेस से सीखना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरा जितना भी मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस है, मैं जो है 500 प्लस कंपनीज ट्रैक करता हूँ। तो सारी चीज़ें जो है ना मैंने बहुत डिटेल के अंदर मास्टर क्लास के अंदर डिस्कस करी हुई है। तो ये 20 आवर्स का मास्टर क्लास देखने के बाद मैं ये तो बोल सकता हूँ कि मार्केट के अंदर जो है ना आपको एक एज मिल जाएगा और आप हर एक सेक्टर की कंपनी को जो है ट्रैक कर सकते हो एज़ एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर। तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देख लेना। मैं जल्दी मास्टर क्लास का प्राइस जो है 2999 से 3499 करने वाला हूँ, तो उसके पहले जो है आप लोग रजिस्टर कर लेना। तो ये बन जाती है आपके ऑटो इंक्स की बात। एक बहुत डिटेल वीडियो भी मैंने कवर कर रखा है। अगर आप एक्स पे भी जाओगे तो हमारे प्रोफाइल पे जो है, आप सिंपली ऑटो इंक सर्च करोगे तो आपको जो है ना एक बहुत डिटेल वीडियो मिल जाएगा। तो ये बनकर आती है आपका ऑटो आइंक्स वाले सेक्टर की बात। अब इसके बाद जो थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर है वो है मेटल्स एंड माइनिंग्स वाला सेक्टर। अब जितने भी मेटल्स अगर आप देखोगे तो सिल्वर का प्राइस हमें इंक्रीज होते हुए देखने मिल रहा है, गोल्ड का प्राइस हमें इंक्रीज होते हुए देखने मिल रहा है, एल्यूमिनियम का प्राइस अगर आप देखोगे तो वो भी जो है हमें इंक्रीज होते हुए देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे जब आपके मेटल के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो कौन सी कंपनीज बेनिफिट करेगी? जब एल्यूमीनियम का प्राइस इंक्रीज होता है तो नैल्को जैसी कंपनीज जो है बेनिफिट करेगी। तो अगर आप इनका चार्ट देखोगे तो चार्ट पे भी कंपनी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगकर आ रही है। इसके साथ-साथ नैल्को का एक आयरन बिलेट माइन का जो है कॉन्ट्रैक्ट था, वो भी जो है इनका रिन्यू हो चुका है। और इसके साथ-साथ नैल्को के अंदर अगर आप देखोगे तो इनकी जो माइन्स है, उसकी जो है विजिबिलिटी आराम से 2031 तक। फिर इसके साथ-साथ नैल्को की बात करूँ तो ये लोग जो है ना आपके एल्यूमीनियम के अंदर फुल्ली इंटीग्रेटेड है। तो इनकी खुद की बॉक्साइट माइन्स भी है, एल्यूमीनियम रिफाइनरी भी है, फिर स्मेल्टर भी है और इसके साथ-साथ कैप्टिव पावर प्लांट भी है। तो ये बनकर आती है नैल्को की बात। एक्सपेक्टेड है कि जो भी मेटल कंपनीज़ है ना आगे जाकर स्ट्रॉन्ग नंबर्स रिपोर्ट करें और एल्यूमीनियम का अगर आप स्पॉट प्राइस देखोगे तो वो भी जो है हमें इंक्रीज़ होते हुए देखने मिल रहा है। तो जो भी मेटल्स है ना उनके प्राइस हमें इंक्रीज़ होते हुए देखने मिल रहे हैं और सारे मेटल्स वाली कंपनीज़ जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो उसी तरीके से कॉपर और एल्यूमीनियम के अंदर एक और कंपनी है जिसका नाम है हिंडाल्को। अब ये भी कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है। यूजुअली मेटल सेक्टर की कंपनीज़ अगर आप देखोगे तो 10 से 15 के पीई के आसपास होती है, 15 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ। 6 टू 10, 15, 12 के आसपास जो है पीई के आसपास होती है ये कंपनीज़, तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती है कंपनीज़। तो ये बन जाती है आपकी मेटल वाली कंपनीज़ की बात। यहाँ पे भी टेलविंड्स बहुत ज़्यादा है। आई वुड से कि ये सही टाइम है आपके मेटल वाली कंपनीज़ को स्टडी करने का और ये मेटल वाली कंपनीज़ जो है ना मेरे स्क्रीन्स के अंदर भी आ रही थी। अगेन आप किस तरीके से जो है टेक्निकली स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स को, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को स्क्रीन कर सकते हो ताकि आप जो है मार्केट के अंदर ऑलवेज़ अपॉर्च्युनिटी ढूँढ पाओ और उन कंपनीज़ के अंदर जो है क्या कैटलिस्ट प्ले आउट हो रहे हैं, वो ढूँढ पाओ। तो अगेन ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने मास्टर क्लास के अंदर डिस्कस करी हुई है कि मैं किस तरीके से टेक्निकल्स को यूज़ करता हूँ। तो उसका लिंक जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप एनरोल कर सकते हो। अब इसके बाद हिंडाल्को हो गया, आपका नैल्को हो गया और इसके बाद आपकी जो दूसरी कंपनीज़ है ना, जैसे कि हम उषा मार्टिन जैसी कंपनीज़ की बात करें, उषा मार्टिन के अंदर भी हमें बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिला है। तो 2019 में अगर आप देखोगे तो इनके रिज़र्व्स अगर आप देखोगे तो दैट वेयर और इनके बोरोइंग्स अगर आप देखो, तो इनकी बोरोइंग जो है लगभग 5x 6x ऑफ द रिज़र्व्स थी। बट अभी जो है सिनेरियो कंपनी के अंदर पूरा चेंज हो चुका है और इनकी बैलेंस शीट ही जो है पूरी चेंज हो चुकी है, क्योंकि इनका जो खराब वाला इनका जो बिज़नेस था वो इन्होंने टाटा को सेल आउट कर दिया और इनका जो मेन बिज़नेस था वायर एंड रोप्स का, वो लोग जो है उसके ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो हमें जो है रेवेन्यू ग्रोथ देखने मिल रही है।
ग्रोथ जो है स्ट्रॉन्ग है। आपका उषा मार्टिन का जो गाइडेंस है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें देखने मिल रहा है। तो ये बनकर आती है उषा मार्टिन की बात। इसके साथ-साथ कंपनी जो है वन उषा मार्टिन इनिशिएटिव पे फ़ोकस कर रही है, जिसकी वजह से हमें उषा मार्टिन के जो मार्जिन्स है ना वो भी बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। और ये आपके वायर्स उषा मार्टिन जो वायर्स बनाता है वो कहाँ यूज़ की जाती है? वो जो है आपके डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इंजीनियरिंग के अंदर 24% से रेवेन्यूज़ आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रा से 10% ऑफ रेवेन्यूज़ आ रहे हैं, ऑयल एंड ऑफशोर से 18% ऑफ रेवेन्यूज़ आ रहे हैं। तो ये सारे इंडस्ट्री के अंदर जो है आपके उषा मार्टिन के प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। और इसके साथ-साथ भारत वायर्स नाम की भी एक कंपनी है, जो कि अगेन आप एज़ इन्वेस्टर जो है जाकर स्टडी कर सकते हो। ये भी जो है वही वायर्स के अंदर वायर्स वाले कैटेगरी के अंदर ही जो है काम करते हैं। अब इसके बाद मेटल सेगमेंट के अंदर जो है आप प्रॉक्सी कंपनीज़ को भी जो है जाकर स्टडी कर सकते हो। तो ये बन जाती है हमारे मेटल सेक्टर की बात। अब मेटल सेक्टर के बाद एक और बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर है जो कि परफ़ॉर्म कर रहा है, वो है गोल्ड फाइनेंस वाला सेक्टर। अगर आप देखोगे तो गोल्ड सेक्टर के अंदर जो है हमें बहुत ज़्यादा टेलविंड्स देखने मिल रही है। रीज़न ये बनकर आता है, देखो आप जब ज्वेलरी रिटेलर्स की बात करते हो ना, तो ज्वेलरी रिटेलर्स के अंदर क्या हो रहा है कि जब आपके गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो लोगों का जो कंज़म्पशन है ना, वो जो है हमें डिफ़र होते हुए देखने मिलता है और इसका जो इम्पैक्ट है ना, हमें कहीं न कहीं कंपनीज़ के Q2 FY 26 के नंबर्स पे जो है देखने मिलेगा। तो यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम ग्रोथ भी थोड़ी बहुत रिड्यूस होते हुए देखने मिलती है। वैल्यू ग्रोथ इंक्रीज़ होती है, लेकिन अगेन जब गोल्ड का प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, तब आपकी वैल्यू ग्रोथ और वॉल्यूम ग्रोथ जो है, कहीं न कहीं जो है हमें इम्पैक्ट होते हुए देखने मिलती है और लोगों का जो कंज़म्पशन है ना गोल्ड के लिए, वो जो है रिड्यूस होते जाता है। तो गोल्ड रिटेलर्स अफ़ेक्ट होते हैं इस पे। लेकिन जब आपके गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं ना, तब अगर आप देखोगे तो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज़ है, उनके प्राइसेस भी जो है यहाँ पे इंक्रीज़ होते हैं और रीज़न सिंपल है कि इनके एयूएम के अंदर जो है हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिलती है। जैसे कि आपका एयूएम जो है 1000 करोड़ के आस-पास का है और आपके पास जो है गोल्ड है। अब यहाँ पे कल को अगर गोल्ड का प्राइस 30% से भी इंक्रीज़ हो जाता है, तो ऑब्वियसली जो है आपका एयूएम इंक्रीज़ होगा। और इसके साथ-साथ लोगों को क्या होता है कि जब गोल्ड का प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ़ास्ट इंक्रीज़ होता है, तो लोग जो है कम ग्रामेज ऑफ गोल्ड जो है दे सकते हैं और उसके ऊपर जो है लोन उठा सकते हैं। अब गोल्ड फाइनेंस कंपनी जो है बहुत टाइम से अच्छा कर रही है। एक्सपेक्टेड है कि अभी भी अच्छा करेगी। रीज़न ये बनकर आता है कि देखो, एक तो आपके रूरल फाइनेंसिंग के अंदर प्रॉब्लम चल रहा था एमएफआई के अंदर। तो जब एमएफआई के अंदर जो है हमें प्रॉब्लम चलता हुआ देखने मिलता है, ओवरऑल सिस्टम के अंदर लिक्विडिटी जो है लोन्स इन टर्म्स ऑफ रिड्यूस हो जाती है। तो वहाँ पे आप देखोगे तो लोग क्या करते हैं, लोग जो है गोल्ड देते हैं और गोल्ड देने के बाद जो है लोग लोन उठाते हैं। तो लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो लोग जो है गोल्ड से भी लोन उठाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो हमें गोल्ड के प्राइसेस के अंदर भी इंक्रीज़ देखने मिल रहा है और जब गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं तो ये कंपनीज़ जो है ना बेनिफिट करती है। और इन कंपनीज़ के अंदर आपका एनपीए, जीएनपीए का रिस्क भी जो है इतना नहीं होता है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि गोल्ड फाइनेंस के कंपनीज़ के अंदर चल रही है, मुथूट फाइनेंस का मैं कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ रहा था, तो वहाँ पे मैनेजमेंट ने ये बताया कि यार देखो, गोल्ड फाइनेंस के अंदर क्या होता है, लोग जो है ना खुद आकर अपना गोल्ड जो है लेकर जा रहे हैं और पैसा जो है बैंक को आकर दे रहे हैं, आई मीन एनबीएफसी को आकर दे रहे हैं। ये भी जो है हमें देखने मिल रहा है और यहाँ पे आपके गोल्ड फाइनेंस के अंदर देखोगे तो निम्स भी जो है कंपनीज के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज हो गई, गोल्ड फाइनेंस के अंदर आप मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनीज देखो जो कि सोनली गोल्ड फाइनेंस के अंदर है। फिर आप कैप्री ग्लोबल जैसी कंपनीज देख सकते हो। अब कैप्री ने जो है पूरा ट्रांसफॉर्मेशन किया है। पहले ये लोग जो थे आपके रियल एस्टेट लोन्स वगैरह के अंदर थे, इंफ्रा लोन्स के अंदर थे। अब ये लोग जो है गोल्ड लोन्स के अंदर जा चुके हैं। तो अबाउट 40% ऑफ लोन बुक जो है कंपनी की गोल्ड लोन से ही आती है। तो ये कैप्री लोन्स जैसी कंपनीज आप देख सकते हो। अगेन मन्नपुरम फाइनेंस, ये भी जो है गोल्ड लोन्स के अंदर काम करते हैं, तो इन्हें भी देख सकते हो। लेकिन इनका एक्सपोज़र जो है ना माइक्रो फाइनेंस के अंदर भी है। हालाँकि माइक्रो फाइनेंस के अंदर जो है हमें ग्रीन शूट जो है हमें प्ले आउट होते हुए देखने मिल रहा है। लेकिन वो एज़ इन्वेस्टर जो है ना आपको देखना पड़ेगा और ट्रैक करना पड़ेगा। तो ये बन जाती है गोल्ड फाइनेंस कंपनीज़ की बात और ये कुछ स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स थे जो कि मुझे जो है आप लोगों से एज़ इन्वेस्टर जो है इंडिविजुअली डिस्कस करने थे और इंडिपेंडेंटली मैं चाहता हूँ कि आप इन कंपनीज़ को जाके, इन सेक्टर्स को जाके रीड करो, ताकि आपको भी जो है आइडिया लगता रहे कि इन सेक्टर्स के बारे में जो है क्या टेलविंड्स हमें जो है प्ले आउट होते हुए देखने मिल रही है। अब इन सेक्टर के क्या की कैटलिस्ट है, ये सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों से डिटेल के अंदर जो है डिस्कशन कर चुका हूँ और कौन से प्लेयर्स आपको इन सेक्टर्स के अंदर देखने, वो भी सारी चीज़ें जो है मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो इतना ही बनता है वीडियो। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कंटेंट पसंद आया, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके साथ-साथ हमारा जो आयुष मर्दा रिसर्च डेस्क वाला जो चैनल है ना, वहाँ पे भी बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल है, तो आप वो वाला भी जाकर चेकआउट कर सकते हो।
और कमेंट सेक्शन के अंदर बताना बॉस आप लोगों को जो है वीडियो कैसा लगा। मास्टर क्लास का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। आप लोग जो है जल्द से जल्द मास्टर क्लास के लिए एनरोल कर सकते हो। मास्टर क्लास का प्राइस जो है आपको इंक्रीज़ होता हुआ देखने मिलेगा विद इन कमिंग मंथ ही, जहाँ मैं इसका प्राइस जो है 2999 से 3499 करने वाला हूँ। तो अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया है और आप सोच रहे थे तो आप जल्द से जल्द रजिस्टर कर लो, क्योंकि मैं अपने प्रोडक्ट्स पे जो है कभी भी डिस्काउंट नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इन प्रोडक्ट्स के अंदर जो वैल्यू आपको मिलती है ना बॉस, वो जो है बहुत ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसलिए मैं बिल्कुल डिस्काउंट्स ऑफर नहीं करता। और अभी एज़ ऑफ नाउ मास्टर क्लास के अंदर जो है 400 प्लस पीपल जो है एनरोल्ड है, और जितने भी रिव्यूज़ आए मास्टर क्लास के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए, और मास्टर क्लास ने जो है लोगों की इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है, क्योंकि लोगों का रिसर्च करने का तरीका जो है बदल चुका है, मार्केट को देखने का तरीका जो है वो बदल चुका है। और इसके साथ-साथ कुछ लोगों के जो है कुछ लोग बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो रहे हैं, जैसे कि किसी किसी को तो फाइनेंस के अंदर इंटर्नशिप मिल गई है। लोग जो है मार्केट के अंदर प्रैक्टिकल सेंस बना पा रहे हैं कि एक्चुअली मार्केट जो है किस तरीके से चलता है, कौन से सेक्टर की कंपनी जो है किस तरीके से चलती है, किस तरीके से आप स्क्रीन कर सकते हो, एआई को अपने रिसर्च के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें भी जो है हमने डिस्कस करी हुई है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हो, मास्टर क्लास एनरोल कर सकते हो। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा, दैट्स इट। और एक और चीज़ है, बुक पेन लेकर बैठ रहे हो वीडियोज़ देखने, या फिर ऐसे ही आप मूवी की तरह वीडियो देख रहे हो? क्योंकि देखो मेरे वीडियोज़ का लेंथ जो है ना ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है ना अपने वीडियो के अंदर कवर करता हूँ, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हेवी रखता हूँ अपने वीडियोज़ को, क्योंकि मैं जो है डेली 6 टू 7 आवर्स के आसपास जो है आराम से रिसर्च कर लेता हूँ। 6 टू 7 आवर्स के आसपास मैं रीड करता रहता हूँ डेली ये सारी चीज़ें। तो जो भी मेरा रिसर्च होता है मैं आप लोगों के पास लाकर रख देता हूँ मैक्सिमम केस में। तो इसलिए जो है मेरे वीडियोज़ जो है इतने ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो ये बनकर आती है बात। तो इतना ही रखते हैं वीडियो, होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। दैट्स इट, आयुष मेहता साइनिंग ऑफ।